हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं गुरु कुमार और आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की वीडियो क्लास में। रेगुलर हम पढ़ रहे हैं, तो जैसा कि आपको पता होगा ये बीए सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का सेकंड पेपर है। यानी मैं आपको सेकंड पेपर पढ़ा रहा हूँ और सेकंड पेपर में भी ये 9th लेसन है और उसका सेकेंड पार्ट आज पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, क्योंकि ये जो सेकेंड पेपर है ना आपका पूरा, वो वेस्टर्न थिंकर के बारे में है, पाश्चात्य जो विचारक हैं उनके बारे में कि उन्होंने क्या क्या विचार दिए हैं और उनसे रिलेटेड प्रश्न ही एग्जाम में आते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जॉन स्टुअर्ट मिल और उनका आज जो महत्वपूर्ण विचार है, इनके साथ एक और भी विचार पढ़ेंगे। फिलहाल हम आज देख रहे हैं राज्य संबंधी धारणा। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने राज्य संबंधी धारणा यानी राज्य के ऊपर किस तरह के विचार दिए हैं और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें याद रखनी है। बिल्कुल हमें याद रखनी है। वो कौन सी बातें हैं, तो देखिए सिंपल सी बात है। यहाँ पे मिल ने जीएस मिल की जब बात करें तो उसने समाज के बारे में कहा है और समाज को ही यहाँ पे राज्य के अंतर्गत वर्णित करेंगे। यानी जो मिल ने समाज के बारे में जो बात की गई है ना, और समाज का रूप जो ये समाज का रूप बता रहा है वही रूप राज्य का है। मतलब यहाँ पे समाज को जिस कंडीशन में इस लेवल पे भी जो मिल बता रहा है वह राज्य है। क्या है? राज्य है। तो समाज को मानकर उसको राज्य के संदर्भ में उसने विचार दिए हैं और लेकिन उसने अपने शब्दों में समाज को यहाँ पे व्यक्त किया है। तो आपको ध्यान रखना है, मिल अपने दर्शन में समाज शब्द का प्रयोग करता है। बिल्कुल है, वो राज्य बता रहा है राज्य के बारे में, लेकिन वहाँ पे उस राज्य की जगह शब्द कौन सा यूज किया है? समाज। और इस कारण उसकी समाज संबंधी धारणा ही राज्य संबंधी धारणा है। मिल की राज्य संबंधी धारणा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि राज्य को स्वार्थ की अपेक्षा मानव इच्छा का परिणाम अधिक समझता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसने राज्य को स्वार्थ नहीं समझा है। मतलब जो मानव है, ठीक है ना, तो बहुत से विद्वानों ने कहा है कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ? मानव के स्वभाव की वजह से। बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि मानव के स्वार्थ की वजह से राज्य है वो आया अस्तित्व में। लेकिन जीएस मिल कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये मानव की इच्छा का परिणाम है। मिल कहता है कि मानव की इच्छा का परिणाम है कि वह राज्य बना है। यानी राज्य के लोग ही चाहते थे, उनकी इच्छा थी और इच्छा की वजह से ही राज्य अस्तित्व में आया है। तो ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको आगे मैं बता रहा हूँ और ध्यान रखना, क्योंकि बिना परिश्रम के आप कुछ भी नहीं सीख सकते, तो थोड़ा तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आगे देखिए। वैधम से मतभेद रखते हुए मानता है कि राज्य की यांत्रिक सिद्धांत यदि वे मानव इच्छा को छोड़ देते हैं तो मानवीय व्यक्ति की अवहेलना करते हुए निश्चित रूप से अधूरे हैं। तो यहाँ पे बेंथम और मिल के थोड़े से विचार है वो अलग हैं। तो यहाँ पे ये आता है कि इच्छा का परिणाम है। यहाँ पे यांत्रिक नहीं मानेंगे, ये चीज़ का आप ध्यान रखना है। आगे कहता है मिल कि एक राज्य के संबंध में सामान्यतः दो धारणाएं प्रचलित हैं और दो धारणाओं को यहाँ पे मिल कहता है कि राज्य जो अस्तित्व में है, हम यहाँ पे राज्य के बारे में ही बात करें। वापस आपको ध्यान रखना है कि पूरा ये जो लेसन होगा उसमें हम दो विचार देखेंगे। पहले राज्य के बारे में, तो उसने कहा कि राज्य की दो धारणा है, राज्य की दो धारणा यानी दो धारणा विचार है, दो मैसेज है यहाँ पे हम जिसकी बात करें। पहला ये कह रहा है एक वर्ग तो राज्य तथा उसकी संस्थाओं को एक स्वाभाविक विकास है। यानी यहाँ पे राज्य की दो धारणा मानी गई और पहली धारणा के अंदर कहता है मिल कि एक वर्ग तो राज्य तथा उसकी संस्थाओं को स्वाभाविक विकास मानता है और दूसरा वर्ग पूर्ण रूप से एक आविष्कार और मानवीय प्रयास का परिणाम मानता है। यानी है मानव की इच्छा, लेकिन मानव की इच्छा में भी यहाँ पे दो धारणा आती है। एक तो है कि राज्य उसकी संस्थाओं को एक स्वाभाविक विकास के रूप में माना गया है और दूसरा है कि पूर्ण रूप से आविष्कार और मानवीय प्रयास का ही परिणाम है। तो ये आप समझ गए होंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। यहाँ पे सीधा सा है जो आप बताया गया कि दो धारणाएं और है इच्छा का परिणाम है। टोटल रूप में यानी मोटे तौर पर कहें तो वो मिल मानता है कि व्यक्ति की इच्छा का परिणाम है। इसके अंतर्गत दो तरह के बताता है, दो धारणा है। एक तो राज्य या उसकी जो संस्था है उसका स्वाभाविक परिणाम है, यानी संस्था मिलकर बनी है तो स्वाभाविक परिणाम है कि राज्य बना। दूसरी जो बात यहाँ पे मिल कहता है कि मानवीय प्रयास और आविष्कार की वजह से राज्य बनी है। तो ये दो धारणा प्रचलित है वहाँ पे। मिल इन दोनों धारणाओं के बीच और मिल वापिस
ये दो धारणा जो प्रचलित हैं, इन दो धारणाओं के बीच है वह मिल राज्य के बारे में अपने विचार देता है। दोनों के बीच की जो बात है वो आप पे मिल कहता है। और मिल का विचार है कि राज्यों और संस्थाओं का स्वाभाविक विकास तो अवश्य हुआ है, किंतु उसका तात्पर्य यह नहीं कि इनका विकास बिना किसी प्रयत्नों के अपने आप होता चला गया। इनका विकास जड़ पदार्थ और वस्तुओं की तरह विकास नहीं, वरन चेतन जीवों का विकास है। यहाँ पे ओरल में या कैसे भी हम समझे तो एक सिंपल सी बात आती है कि राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण में मानव इच्छा कितना भाग लेती है, इसी तरह से राज्य का विकास होता है। तो मानव की इच्छा यानी खुद मानव उस राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। क्या आप समझ गए ना? यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ, मिल ये कहता है कि इच्छा का परिणाम है, लेकिन उसमें भी अगर वो व्यक्ति उस राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता है क्योंकि उसकी खुद की स्व इच्छा है तो कोई तभी राज्य अस्तित्व में आ सकता है। लेकिन यहाँ पे लोगों को विश्वास होना जरूरी है। जो एक जगह मिल कहता है कि एक विश्वास वाला व्यक्ति एक ऐसी सामाजिक शक्ति है, एक विश्वास वाला व्यक्ति उसमें एक ऐसी सामाजिक शक्ति है जो 99 पूरे व्यक्तियों के बराबर है। यानी 100 जने हैं लेकिन एक को पूरा विश्वास है, तो वो विश्वास उन 99 व्यक्तियों के बीच ज़्यादा है, वो एक व्यक्ति के विश्वास काम होता है। तो ये विश्वास यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हुए कहा गया है। अब ये वाली चीज़ आपकी क्लियर हो गई है, क्योंकि यहाँ पे मेन ओवरऑल बात यही आ रही है कि व्यक्ति की इच्छा का परिणाम है। एक अन्य तथ्य है कि यद्यपि मिल एक समाजवादी होने के बजाय व्यक्तिवादी है, लेकिन उसकी व्यक्तिवादी विचारधारा के राज्य का स्वाभाविक कुछ सीमा तक विध्यात्मक और सकारात्मक रूप भी हो सकता है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि जीएस मिल ने राज्य के बारे में क्या विचार दिए तो आप क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे बताइए? तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि मिल ने कहा है कि राज्य है वह व्यक्तियों की इच्छा का ही परिणाम है, व्यक्तियों की इच्छा का ही परिणाम है। वो इसमें भी उसने कहा है कि एक तो यह है कि राज्य की संस्था है वो स्वाभाविक रूप से चाहती थी। दूसरा यहाँ पे बात आती है कि आविष्कार और राजनीतिक संस्थाओं के स्वाभाविक तौर पर मिल ने इन दोनों का रास्ता अपनाया, और दोनों को हम यहाँ पे यही कहेंगे कि राज्य का निर्माण मानव की इच्छा का परिणाम है। ठीक है ना? लोगों को इस पे विश्वास है, इस वजह से तो हम यहाँ पे समझ गए कि मिल क्या कहना चाहता है राज्य की धारणा के संबंध में, राज्य कैसे अस्तित्व में आया। अब हम आगे देखते हैं और समझते हैं कि राज्य तो है, अब राज्य में शासन करने की अलग अलग विधियां होती हैं। कौन सी? हाँ, अलग अलग विधियां, जैसे लोकतंत्र हो गया, ठीक है ना, जिसमें गणतंत्र की विशेषता भी आती है, जनतंत्र भी आती है, पुलिंग तंत्र हो गया, तानाशाही तंत्र हो गया, निरंकुश तंत्र हो गया। तो इस तरह से अलग अलग शासन व्यवस्था है। तो अब हम ये देखेंगे राज्य के अंतर्गत कौन सी शासन व्यवस्था अच्छी है अकॉर्डिंग टू J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? तो आगे हम यही देखते हैं। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली को हम देख रहे हैं यहाँ पे J.S. मिल के अकॉर्डिंग। J.S. मिल ने कौन सी शासन व्यवस्था राज्य के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी है? सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली अकॉर्डिंग टू J.S. मिल। तो ध्यान रखना है, उन्होंने शासन के बारे में अपनी जो बातें दी है और लिबर्टी के बारे में बताया था। और वैसे मैंने आपको पहले बताया J.S. मिल की महत्वपूर्ण पुस्तक कौन कौन सी है, तो उसकी लिस्ट मैंने आपको पहले दी और वो आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है बिल्कुल, तो ये आपको याद रखना है। तो सर्वश्रेष्ठ शासन के संबंध में मिल की विचारधारा परंपरागत धारणा से थोड़ी अलग है। जो पहले विद्वान सोचते थे उनसे अलग ही विचार रखते हैं। उनका कहना है कि सबसे अधिक कार्यकुशल सरकार आवश्यक रूप से सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकती, क्योंकि मिल ऑन लिबर्टी के विचारों को दृष्टि में रखते हुए कहता है कि शासन का मुख्य उद्देश्य मानवीय क्षमताओं का विकास करना, यानी वही शासन कला बहुत बढ़िया होगी जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास को लेकर काम करे, मनुष्य को लेकर व्यवस्थित रूप में अपनी नीतियां बनाए। वही शासन व्यवस्था बढ़िया है जिस वजह से समाज और राज्य का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम विकास होता है। अब वो व्यवस्था कौन सी है तो हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे आगे कहते हैं कि सरकार सर्वश्रेष्ठ है जिसके द्वारा अपने नागरिकों को राजनीतिक शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करने
करते हुए नागरिकता की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला के रूप में कार्य करती हैं। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आती है कि अपने मत की पुष्टि करते हुए मिल कहता है कि जहाँ केवल एक ही वर्ग के हाथों में पावर हो, जैसे कि निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, तानाशाही, ठीक है ना, तो एक ही वर्ग के हाथों में अगर शक्ति हो तो वह शासक वर्ग कितना ही विवेकशील क्यों ना हो, शासितों के हित पूर्ण रूप से समझ नहीं सकता। मतलब अगर शासन चलाने, राज्य चलाने की शक्ति एक या कुछ व्यक्तियों के पास हो तो वो सभी व्यक्तियों की इच्छाओं को नहीं जान सकता, और कितना भी वो टैलेंटेड या विवेक हो लेकिन वह पूरी तरह से अच्छी शासन व्यवस्था नहीं हो सकती है। कौन कहता है? J.S. मिल कहता है। ये कहता है कि भाई एक व्यक्ति का शासन हो लेकिन कितना ही बढ़िया हो, कितना ही विवेकशील हो, लेकिन वह अंततः बढ़िया नहीं हो सकता, सभी की व्यवस्था और इच्छाओं को वो परिपूर्ण नहीं कर सकता है। तो आगे हम यही देखते हैं कि मिल ने किस व्यवस्था को सबसे बढ़िया कहा है। तो आपको ध्यान रखना है, मिल है वो कौन सी व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ मानता है, तो वही हम आगे देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कही है प्रजातंत्र। बिल्कुल, अब आप समझ जाइए मिल ने किस शासन व्यवस्था को, कैसे राज्य में किस तरह की व्यवस्था जो शासन करती है वो बढ़िया मानी जाएगी, तो उसमें कहता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र को भी थोड़ा अच्छे से विस्तार से समझाना है, तो ये आपको समझना है। प्रजातंत्र में ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने हित सुरक्षित रखने का अवसर मिलता है। ये प्रजातंत्र है जिसके अकॉर्डिंग ही व्यक्ति को अपने हित सुरक्षित रखने का अवसर मिलता है। ओके, तो आप ये समझ रहे हैं जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ। ये प्रजातंत्र ही है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों को अपने हित है वो सुरक्षित मिल सकती है, यानी वह उसे अनुभव करता है और उसके हितों की सुरक्षा प्रजातंत्र में ही संभव होती है, ऐसा मानना है J.S. मिल का। इसलिए तो उन्होंने प्रजातंत्र का समर्थन किया है। और आगे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और हित उसी समय सुरक्षित रह सकते हैं जब या फिर उसकी अवहेलना नहीं हो सकती। यानी किसी व्यक्ति की मर्यादा और इच्छा को महत्व तभी मिलता है जब सामने वाला उसके अधिकार को महत्व दे, इनकी इच्छाओं को बराबर दर्जा दे, स्वीकार करे, अवहेलना नहीं करे, ठीक है ना। और जब मनुष्य में अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की स्वाभाविक प्रकृति भी होनी चाहिए कि भाई मेरा हक क्या है, उसके लिए उस व्यक्ति को खड़ा भी होना चाहिए, क्योंकि बिना मांगे तो कुछ नहीं मिलता है। इसलिए अपने हक के लिए आपको स्वाभाविक रूप में खड़े होने की आपको जद्दोजहद भी करनी होती है। आगे ध्यान रखना है, इस प्रकार प्रजातंत्र में काम करते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपना हित को देखता है और वह दूसरों के साथ रहकर अपना काम भी करना सीखेगा और सामान्य हित को समझकर उसी में अपना हित भी मानेगा। तो इस तरह इन वजह पर J.S. मिल कहता है सबसे बढ़िया शासन प्रजातंत्र है, क्योंकि प्रजातंत्र से ही यह संभव है। क्या संभव है? कि प्रजातंत्र में काम करते हुए व्यक्ति अपना हित को देख सकता है, दूसरों के हित को समझ के अपने हितों को सुरक्षित रख सकता है। ओके, समझ में आ रहा है? अब हम आगे कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो देखेंगे वो ये है कि प्रजातंत्र के अंतर्गत जो प्रजा को हम चुनते हैं, प्रजा जो शासन चलाती है या प्रजा जो राज्य करेगी, तो प्रजातंत्र के अंतर्गत कौन सी सरकार, क्योंकि प्रजातंत्र में सरकार होती है और सरकार को चुनने के तरीके होते हैं। सरकार को इलेक्शन लड़ने के दौरान उनको अलग अलग तरीके से चुना जाता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं अल्पसंख्यकों को लेकर सरकार कैसी हो सकती है, मताधिकार कैसा होना चाहिए, वहाँ पे बहुल या गुणात्मक है और मतदान खुला है या सार्वजनिक है। ऐसी बहुत सी छोटी मोटी बातें हैं जो हम प्रजातंत्र के अंतर्गत जानेंगे। और आगे वाले वीडियो में, यानी जो लास्ट जो तीसरा पार्ट है J.S. मिल का, वो एंड पार्ट होगा जिसमें हम जानेंगे कि जो प्रतिनिधित्वात्मक जो शासन है उस शासन में क्या समस्या हो सकती है। अगर J.S. मिल ने ये भी बताया कि बढ़िया शासन है लेकिन फिर भी उसमें क्या समस्या हो सकती है, तो उस समस्या से निपटते हुए उसके लिए सुझाव J.S. मिल ने दिया है। तो आपसे पूछा जाए कि J.S. मिल ने प्रजातंत्र के अंतर्गत यानी प्रजातंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है, लेकिन इसके अंतर्गत उसने समस्याओं के सुझाव के प्रयास किए हैं, वो पुस्तक कौन सी है, वह कौन सी पुस्तक है जिसमें प्रजातंत्र के बारे में विस्तार से बताया है? तो आप ध्यान रखेंगे प्रतिनिधित्वात्मक शासन पर विचार।
ये एक पुस्तक है J.S. मिल की, जिसके अंतर्गत उसने प्रजातंत्र के बारे में बताया है। ठीक है ना। प्रतिनिधियात्मक, ये ई की मात्रा यहाँ पे नहीं है, प्रतिनिधियात्मक शासन पर विचार, इस बारे में उसने प्रजातंत्र में आने वाली संभावित समस्या और उसके सुझाव दिए हैं। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसी का एंड पार्ट होगा। तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।